नमस्कार, सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और इस वक्त मैं मुंबई के खार इलाके में मौजूद हूं। वही इलाका जो आज खबरों में छाया रहा, क्योंकि 2 दिन पहले साउथ कोरिया की एक यूट्यूब ब्लॉगर यहां पर लाइव स्ट्रीमिंग कर रही थी और उसी के दौरान 2 लड़कों ने उनके साथ छेड़खानी की। एक लड़के ने उन्हें किस कर लिया। इससे पहले कि वो शिकायत करती, वीडियो वायरल होते ही मुंबई पुलिस ने कार्रवाई की। शिकायत दर्ज करते ही दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस शहर को महिलाओं के लिए इतना सुरक्षित माना जाता है, जिस इलाके को आप खुद भी देखें कितना व्यस्त इलाका है, जिस खार इलाके को इतना सुरक्षित माना जाता हो, वहां पर ये कैसे हुआ, ये रिपोर्ट देखिए। हिंदुस्तान आई वीडियो ब्लॉगर जब मुंबई के खार इलाके में लाइव स्ट्रीमिंग कर रही थी, तभी एक युवक ने आकर पहले उसका हाथ पकड़कर खींचा, फिर किस करने की कोशिश भी की। महिला के मुताबिक वो किसी तरह उनसे पिन छुड़ाकर निकल पाई। And I didn't really know what to do. उस वक्त मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैं अकेली थी, 2 लड़के थे जो ऐसा कर रहे थे, लेकिन मुझे इसे बड़ा नहीं बनाना था। तो मैं अपने होटल की ओर तेजी से बढ़ने लगी। जब मैं जाने लगी तो वो मोटरसाइकिल से मेरा पीछा करने लगे और मेरा मोबाइल नंबर मांगा। They started to follow me with their motorcycle, and then they asked me my phone number. मंगलवार रात को हुए उस छेड़खानी का वीडियो जैसे ही पीड़िता ने ट्वीट किया, वीडियो वायरल हो गया। मुंबई पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए खुद होकर मामला दर्ज किया और दोनों मंचलों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी मोबिन चांद, मोहम्मद शेख और मोहम्मद नकीब अंसारी दोनों बांद्रा पश्चिम के रहने वाले हैं। जिस महिला के साथ ये घटना घटी उनसे संपर्क किया, लेकिन वो महिला मनस्थिति ठीक न होने के कारण वो बाद में आएंगी, बाद में शिकायत करेंगी, ऐसा उन्होंने बताया। लेकिन ये घटना गंभीर होने के कारण खार पुलिस स्टेशन के निर्भया स्क्वाड के महिला कर्मचारी के शिकायत पे शासन की तरफ से इसमें एफआईआर दाखिल हुई और आगे के इन्वेस्टिगेशन में खार पुलिस स्टेशन में इसमें जो युवक थे उनको अरेस्ट किया और इसके आगे की इन्वेस्टिगेशन खार पुलिस स्टेशन कर रही है। पुलिस की तत्परता पर पीड़िता ने खुशी जाहिर की और बताया कि दूसरे देशों में भी उसके साथ ऐसी हरकतें हुई हैं, लेकिन वहां की पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। Actually, I feel very appreciated because these things happen in other countries. ऐसा दूसरे देशों में भी होता है। उस दौरान मैं कुछ नहीं कर पाई थी, पर यहाँ सौभाग्यवश ऐसे लोग मिले जिन्होंने मेरी मदद करने की कोशिश की। मेरे भारत के दोस्त ने पुलिस को ट्वीट किया, जिन्होंने फौरन कार्रवाई की। मैं मुंबई पुलिस की सराहना करती हूँ। To take action very fast, quickly, so I feel very appreciated. कोरियाई महिला वीडियो ब्लॉगर के साथ छेड़खानी की इस वारदात ने मुंबई शहर में महिलाओं की सुरक्षा पर एक बार फिर से सवाल उठ गया है। This incident, I'm really shocked because it's like nearby. Actually, ये सब जानने के बाद फिर ऐसा लगता है कि Even we are not safe. अगर हम शाम को घर पे जाते हैं, अगर स्काई वॉक से स्टेशन के साइड से जाते हैं, तो लड़के आदमी होते हैं ना, बहुत टची होने की कोशिश करते हैं कि क्राउड प्लेस है, पता नहीं चलेगा, तो बहुत ज़्यादा Especially in trains and all. Yeah. ट्रेन के अंदर आपको apartment, ये टाइमिंग क्या होती है जिस वक्त आपको लगता है कि ऐसा कुछ Evening after 6 or 7, yeah. तभी जब बहुत क्राउड होता है तो पता नहीं चलता है, सब साथ में आते जाते हैं ना, तभी होता है। तो ये आप लोग पहले से एक्सपीरियंस कर रहे हैं या अभी हाल के दिनों में आपको लगने लगा है कि ऐसा हो गया है शहर? पहले से ही चल रहा है ये सब, almost. In any part of the country, somewhere there's always some person looking at a girl. ये एक अच्छी बात है कि इस मामले में कार्रवाई हो गई, लेकिन इस तरह से विदेश से आई महिलाओं के साथ जो अगर यहाँ के कुछ लोग मन चले इस तरह की हरकत करेंगे तो इससे शहर की छवि खराब होती है, देश की छवि खराब होती है। इससे ज़रूरत है ऐसे लोगों को बहुत ही कड़ी सजा देने की, सबक देने की, ताकि आगे से कोई इस तरह की हिम्मत न करे और कोई भी हो, शख्स महिला हो, पुरुष हो, वो शहर में बिना किसी डरे निर्भयता के साथ चल फिर सके और अपना काम कर सके। मुंबई से कैमरामैन संजय मंडल से सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और अब आइए गुजरात विधानसभा चुनाव की बात करते हैं, जहां आज पहले चरण की वोटिंग हुई 89 सीटों के लिए। 60% वोटिंग हुई पहले चरण के लिए और जिन सीटों पर मतदान हुआ उनमें सौराष्ट्र, कच्छ और दक्षिण गुजरात के 19 जिले शामिल रहे। देखिए रिपोर्ट। गुजरात विधानसभा चुनावों के लिए पहले दौर का मतदान। गुरुवार को कच्छ, सौराष्ट्र और दक्षिणी गुजरात के 19 जिलों की 89 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले गए। पहले दौर में 788 उम्मीदवार मैदान में हैं। गुजरात में पहली बार तिकोना मुकाबला होता दिख रहा है। जनता के सामने इस बार कांग्रेस और बीजेपी के अलावा आम आदमी पार्टी का भी विकल्प है। विकल्प बढ़े हैं तो मुद्दे भी कम नहीं हैं। युवा को भी पहले कोई इंटरेस्ट नहीं था इलेक्शंस में भी, बट अब धीरे धीरे युवा को भी इलेक्शंस में इंटरेस्ट आ रहा है, वो भी अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं।
सब चीज़ें महंगी होती जा रही है, तो वो उसका थोड़ा कम हो तो अच्छा रहेगा सबको जी। हाँ, सबके लिए अच्छा रहेगा। जो अपने फैसिलिटी है वो सब मिलनी चाहिए। हाँ। तो वो उस हिसाब से फैसिलिटी वही बिजली है, पानी के, सड़क जो भी है अपने को फैसिलिटी मिलती है तो उसको ही वोट देना है। गरीब लोग गरीब रहते हैं और पैसा वाले सब पैसे वाले हो जाते हैं, ऐसा राजकारण चलता है। वोट डालने वालों में तमाम पार्टियों के बड़े नेता भी रहे, जिन्होंने अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में मतदान किया और अपनी पार्टी के उम्मीदवारों की जीत का दावा किया। लोकतंत्र में मतदान बहुत बड़ा दान होता है और इस पर्व को आप लोकतंत्र की रक्षा के लिए भी मतदान करना आवश्यक है। अवश्य मतदान कीजिए, भारे मतदान कीजिए। भारतीय जनता पार्टी को ही बहुमत मिलेगा और मुझे पूरा भरोसा है कि गुजरात में 7वीं बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के लिए जा रही है। आम आदमी को बेरोजगारी, महंगाई, बिजली, सड़क, पानी, यही चीजें आज भी हम लोगों को खल रही हैं, तो इन्हीं मुद्दों पे वोट किया जाना चाहिए और अपने लोकल कैंडिडेट को देखकर अगर आपके लोकल कैंडिडेट ने ठीक काम नहीं किया है तो दूसरे को मौका दीजिए। पहले दौर के मतदान में डायमंड सिटी के तौर पर मशहूर सूरत भी शामिल है, जो बीजेपी का गढ़ माना जाता रहा है और 2017 के चुनावों में बीजेपी को सत्ता में बनाए रखने में अहम भूमिका निभा चुका है। पहले दौर में ही पुल हादसे से सुर्खियों में आया मोरबी भी शामिल है, जहां 30 अक्टूबर को पुल टूटने से 135 लोगों की मौत हुई थी। इस हादसे ने ऐन चुनाव से पहले बीजेपी के सामने नई चुनौती खड़ी कर दी थी। पहले दौर में जो खास चेहरे मैदान में हैं, उनमें मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल घाटलोदिया से बीजेपी उम्मीदवार हैं। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के दावेदार इसुदान गढ़वी खंबालिया से चुनाव लड़ रहे हैं। क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा जडेजा भी उत्तरी जामनगर सीट से बीजेपी की उम्मीदवार हैं। जामनगर की जनता में पूरा विश्वास है और भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का जो एक विश्वास और विकास यात्रा का जो विश्वास रहा है और खास करके केंद्र का जो नेतृत्व है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति लोगों का एक विश्वास है, तो वो इस बार भी टू बी कंटिन्यू होने वाला है। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने पहले दौर की 89 सीटों में से 48 पर जीत हासिल की थी, जबकि 40 सीटें कांग्रेस को मिली थीं। गुजरात में बीते 27 साल में कांग्रेस का सबसे शानदार प्रदर्शन 2017 में ही रहा। अब देखना है कि इस बार आपकी चुनौती कच्छ, सौराष्ट्र और दक्षिणी गुजरात में बीजेपी और कांग्रेस को कितना नुकसान पहुंचाती है। तनुश्री के साथ अंकित त्यागी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और भाई, दिल्ली के श्रद्धा वालकर मर्डर केस की बात करते हैं, जिसके आरोपी आफ्ताब की बात करें तो वो लगातार पुलिस को गुमराह कर रहा था और इसी बीच उसका नार्को टेस्ट 1 घंटे 50 मिनट तक चला, जिसमें हत्या और साजिश से जुड़े कई सवाल उससे पूछे गए। सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट देखिए। गुरुवार सुबह 9:30 बजे दिल्ली पुलिस आफ्ताब को भारी सुरक्षा में नार्को टेस्ट के लिए अंबेडकर अस्पताल लेकर पहुंची। आफ्ताब का नार्को टेस्ट लगभग 2 घंटे चला, जहां उससे श्रद्धा हत्याकांड से जुड़े अहम सबूतों के बारे में पूछा गया। मसलन हत्या के बाद चाकू कहां फेंका, श्रद्धा का सिर कहां फेंका, आफ्ताब क्या पहले भी श्रद्धा को यातना देता था। नार्को के बाद आफ्ताब को 1 घंटे ऑब्जर्वेशन में रखा गया। आफ्ताब का नार्को टेस्ट खत्म हो गया है। दिल्ली पुलिस आफ्ताब को लेकर के यहां से निकल गई है। लगभग 5 लोगों की टीम ने ये नार्को टेस्ट किया, जिसमें जो यहां के एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट के हेड हैं, नोडल ऑफिसर हैं डॉक्टर नवीन, उनकी अध्यक्षता में ये हुआ। इसमें साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट थे, 2 वीडियोग्राफर्स थे, जिनकी निगरानी में पूरा नार्को टेस्ट हुआ है। अब 3 दिन बाद आफ्ताब को पोस्ट नार्को के लिए ले जाया जाएगा। जब हेल्थ के सारे पैरामीटर ठीक होते हैं तभी ये टेस्ट किए जाते हैं। ये टेस्ट कंडक्ट हो गया है ठीक से। बहुत जल्दी ही इसकी रिपोर्ट दे दी जाएगी। अगर जरूरत पड़ी तो पोस्ट नार्को टेस्ट भी किया जाएगा। एफएसएल सूत्रों के मुताबिक पोस्ट नार्को के दौरान आफ्ताब को नार्को के दौरान दिए गए जवाबों के बारे में बताया जाएगा। अगर आफ्ताब के पॉलीग्राफी टेस्ट और नार्को टेस्ट में दिए गए जवाबों में अंतर होगा तो उससे पूछा जाएगा कि ऐसा क्यों है। एफएसएल सूत्रों के मुताबिक पोस्ट नार्को टेस्ट के दौरान आफ्ताब से एफएसएल के एक्सपर्ट इंटरैक्शन भी करेंगे। किसी भी सब्जेक्ट के नार्को टेस्ट का पोस्ट नार्को टेस्ट एक एसेंशियल पार्ट होता है और इसके बिना किसी भी सब्जेक्ट का नार्को टेस्ट अधूरा माना जाता है।
सूत्रों ने बताया कि नार्को टेस्ट के दौरान आफ्ताब ने ज्यादातर सवालों के जवाब दिए। इस दौरान उसने कई जवाब अंग्रेजी में दिए और कुछ का जवाब देने में थोड़ा समय लगाया। वह कई सवालों पर चुप रहा। जब टीम ने बार बार सवाल किया तब उसने जवाब दिया। दिल्ली से सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और दिल्ली निगम चुनाव में बीजेपी ने 250 प्रत्याशियों में 4 मुस्लिम उम्मीदवारों को उतारा है, जिनमें से 3 महिलाएं हैं। मुस्लिम बहुल इलाकों में जो बीजेपी के ये उम्मीदवार हैं वो किस तरह से चुनाव प्रचार कर रहे हैं, दिखाते हैं रविश रंजन शुक्ला की इस ग्राउंड रिपोर्ट में। पुरानी दिल्ली के कुरैश नगर वार्ड में बीजेपी की महिला प्रत्याशी समीना रजा चुनाव प्रचार के लिए निकल रही हैं। समीना खुद बीजेपी की मंडल उपाध्यक्ष हैं और पति बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रवक्ता हैं। लेकिन यहां आम आदमी पार्टी और कांग्रेस से ज्यादा बड़ी चुनौती 70% मुस्लिम मतदाताओं को बीजेपी की तरफ लाना है। मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करती हूं और ओबीसी से आती हूं जी, ओबीसी ग्रेड से। तो मेरा यही कहना है कि एक मोदी जी ने, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ओबीसी समाज की जो दबी हुई आवाज़ थी उसको उठाने का काम किया। मुझे एक लेकर आए मैदान में और मैं जब जाती हूँ डोर टू डोर कैंपेनिंग के लिए तो मेरी एक कोशिश यही होती है कि जो मुस्लिम सोसाइटी और जो भारतीय जनता पार्टी के बीच में जो एक गैप क्रिएट किया गया है, मैं किसी न किसी तरह से उस गैप को कम करूं या खत्म करने की कोशिश करती हूं। बीजेपी के 40 से ज्यादा स्टार प्रचारक इस वक्त गली मोहल्लों में वोट मांगते दिख रहे हैं, लेकिन मुस्लिम बहुल इलाकों के ज्यादातर जगहों पर बड़े नेता के तौर पर पूर्व मंत्री शहनवाज हुसैन ही चुनाव प्रचार करते दिख रहे हैं। लेकिन समीना के बगल में खड़े उनके पति मज़ाहिर रजा बताते हैं कि स्थानीय सांसद हर्षवर्धन का समर्थन और 15% हिंदू वोटर्स उनकी चुनावी नैया पार लगा सकते हैं। मैं खुद एक अच्छे खानदान से हूँ। मेरा खानदान बहुत बड़ा है, यहाँ 200 परिवार का खानदान है। 200 परिवार का जी। अच्छा। तो यहाँ जो 200 का परिवार है मेरा, साफ सुथरे लोग और अच्छे लोग रहते हैं, तो वो उन पर इम्पैक्ट पड़ता है इस चीज़ का। तो यहाँ हिम्मत नहीं किसी की कि कोई बदतमीजी कर दे या कोई चू भी कर दे, क्योंकि हमने लोगों का काम किया है और हम काम करते हैं। बीजेपी ने इस बार दिल्ली में 250 सीटों में से 4 मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। इनमें कुरैश वार्ड से महिला समीना रजा, मुस्तफाबाद वार्ड से पेशे से वकील महिला शबनम मलिक, चांदनी चौक से इरफान मलिक जो पसमानदा मुस्लिम हैं और चौहान बांगर वार्ड से महिला सबा गाजी मैदान में हैं, जो पसमानदा मुस्लिम के घोसी बिरादरी से ताल्लुक रखती हैं। खास बात यह है कि ये सभी अल्पसंख्यक मोर्चे में काम कर रहे बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। दिल्ली में 50 ऐसे वार्ड हैं जहां 40 से 80% तक मुस्लिम मतदाता हैं, लेकिन मुस्लिम मतदाताओं की बीजेपी से बढ़ी दूरियों के चलते इन उम्मीदवारों के सामने कई सियासी चुनौतियां हैं। समीना रजा जी और उनके पति हैं, ये दोनों ही लोग बीजेपी के पुराने कार्यकर्ता हैं। इस बार कुरैश नगर से इनको, समीना रजा को बीजेपी ने मैदान में उतारा है। चुनावी नतीजे बताएंगे कि आखिर मुस्लिम मतदाताओं ने कितना स्वीकार किया है। दिल्ली से हरकिशन शर्मा के साथ रविश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और कर्नाटक महाराष्ट्र सीमा विवाद को लेकर बेलगावी में तनाव बढ़ गया है। इसी बीच एक कॉलेज में एक छात्र की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ है। आरोप लग रहे हैं कि इस छात्र के हाथ में कर्नाटक का झंडा था, इसी वजह से इसकी पिटाई हुई। निहाल किदवई की रिपोर्ट देखिए। दोनों राज्यों के बीच सीमा विवाद पुराना है, लेकिन इस वीडियो ने आग में घी का काम किया। एक स्थानीय कॉलेज के फेस्टिवल में कर्नाटक का झंडा लिए युवक के साथ मारपीट हुई। सभी बेलगावी के ही हैं, उसी पीयू कॉलेज के छात्र। दोनों गुटों के बीच झड़प हुई, यानी कर्नाटक समर्थक और वो लोग जो बेलगावी पर महाराष्ट्र का समर्थन करते हैं। इस मारपीट के लिए महाराष्ट्र एकीकरण समिति को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। कई दशक पुराने इस विवाद की वजह से बेलगावी में कई बार हिंसा हुई। मामले को सुलझाने के लिए आयोग भी बना, लेकिन बात नहीं बनी। ऐसे में मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां फिलहाल इसकी सुनवाई चल रही है।
1966 में बने महाजन कमीशन ने कर्नाटक के 262 गांवों को महाराष्ट्र को सौंपने की सिफारिश की थी, जबकि महाराष्ट्र ने 814 गांवों पर दावा किया था। वहीं कर्नाटक का दावा 516 गांवों पर था, लेकिन आयोग ने 247 गांवों की सिफारिश की थी। कर्नाटक का रुख बहुत स्पष्ट है। महाराष्ट्र का दावा ठीक नहीं है। हमारे वकीलों ने यही तर्क दिया। हमारा स्टैंड संवैधानिक और कानूनी है। महाराष्ट्र से मंत्रियों का एक प्रतिनिधिमंडल बेलगावी आने वाला है, जिससे वहां हालात और न बिगड़ जाएं, इसके लिए कर्नाटक सरकार चाहती है कि उनके आने पर रोक लगाई जाए। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। और दिल्ली में इस बार बीजेपी ने कच्चे मकान में रह रहे गरीबों को पक्का मकान देने का वादा किया है। पार्टी की ओर से एमसीडी चुनावों में किस तरह से ये अहम चुनावी मुद्दा बना है, दिखाते हैं हिमांशु शेखर की इस ग्राउंड रिपोर्ट में। दिल्ली की झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लाखों लोगों को पक्का घर दिलाने का वादा बीजेपी के लिए इस बार अहम चुनावी मुद्दा है। एमसीडी चुनावों से ठीक पहले बीजेपी पोस्टरों और अखबारों में इन विज्ञापनों के जरिए आम वोटरों को पक्का घर दिलाने के सपने दिखा रही है। गुरुवार को बड़ी संख्या में झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग बसों में भरकर ईडब्ल्यूएस फ्लैट देखने पहुंचे। दिल्ली के सुभाष कैंप झुग्गी झोपड़ी में पिछले कई दशक से रह रही गोंदिया देवी अपने पड़ोसियों के साथ डीडीए के बने अपार्टमेंट देखने आई हैं। कहती हैं, पहली बार जिंदगी में पक्का घर देखा है। पहली बार आपने ये पक्का घर देखा है? हाँ, पहली बार हम देखे, हम कभी नहीं देखे। कभी नहीं देखे थे? नहीं, गंदगी में रहते हैं, वहाँ पे गड्ढे में पानी, मच्छर खाते हैं, नाला है बगल में हमारे लोग के। यहाँ पर आप क्या करने के लिए आए? तो देखने आए, बुलाए सब तो देखने आए। अच्छा, क्या देखा आपने यहाँ पे? अच्छा देखे, पक्का घर देखे। हाँ। पक्का घर देखे, अच्छा लग रहा है। जहाँ रहते हैं वहाँ क्या परेशानी होती है? परेशानी यही है, नाली भरा है, हम लोग के घर में भरते भरते एकदम जिंदगी 30 साल से एकदम बेकार हो गया। बाहर पक गया, भरते भरते गड्ढा, हाथी का था नहीं रहे, बांस चल जा नीचे तो भरत 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 अभी तक भरते हैं। लेकिन क्या ये चुनावी मुद्दा दिल्ली के आम वोटरों को लुभा पाएगा? विपक्ष बीजेपी के वादों पर सवाल उठा रहा है, लेकिन शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी दावा करते हैं सरकार झुग्गियों में रहने वाले लाखों लोगों को पक्का घर बनाकर देगी। जिस तरीके से हमारे यहाँ ऑटोनमस अर्बनाइजेशन हो रही है, 2040 के करीब हम 3 करोड़ के करीब होंगे। झुग्गी झोपड़ी वालों को डर है कि कहीं पक्का घर देने का ये वादा महज चुनावी जुमला बनकर न रह जाए। उनका कहना है, अक्सर नेता चुनावों के बाद वादे भूल जाते हैं, सरकार को उन्हें पक्का घर बनाकर देना होगा। हम नाले में पड़े हुए, जब इलेक्शन टाइम आता है वोट का तो नेता लोग जाते हैं, बोलते हैं कि चलो तुम्हें घर मिलेगा, तुम्हारा अच्छा बढ़िया जगह मिलेगा, अच्छे अच्छे मकान मिलेगा, और जब वोट खत्म होता है तो कुछ तो नहीं मिलता हमें। और नाले में पड़े पन्नी लगा के मच्छर काटते हैं बच्चों को, हम मर जाए, हमारे बच्चे मर जाए, कोई पता नहीं है कब क्या हो जाए। हमें कि अब सरकार आप लोग को घर बना के और क्या, हम तो घर बना के दे, नहीं हमको लोगों को कई अच्छे जगह में सुविधा दे। दिल्ली के गोविंदपुरी इलाके में झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों के लिए ऐसे 3024 अपार्टमेंट तैयार किए गए हैं, जिसमें पहले चरण में अब तक सिर्फ 500 लोगों का आवंटन हो पाया है। शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी ने दावा किया है कि सरकार की योजना करीब 10 लाख लोगों तक इस नई योजना का फायदा पहुंचाने की है। अब देखना होगा कि हकीकत में ये योजना कब तक तब्दील हो पाती है। गोविंदपुरी से प्रेम सिंह के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। नगर निगम चुनाव में कूड़े के ढेर पर भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला बरकरार है। ऐसे में उन लोगों की राय क्या है जो लोग कचरा बीनते हैं? आइए आपको सुनाते हैं इस रिपोर्ट में उनकी आवाज। यहाँ पेट के लिए आया, किस के लिए आएंगे? पेट चलाने के लिए। बंगाल में तो अभी ऐसा कुछ रोजगार नहीं है, काम नहीं है, तो अभी यहाँ काम है। देखिए, ये हो गया सोने का पहाड़, इसका नाम रखा हूँ, इसको हम लोग नाम रखा हूँ बिग बाजार। आज हम भलसपा गांव के तंदूर वाली गली में हैं, लेकिन इस गली का रिश्ता उस एक चीज से है जिसे लोग इस चमकते दमकते शहर पर एक धब्बा मानते हैं, जिसकी बू से लोगों को चिढ़ होती है, जिससे लोग परेशान हैं
जो आज एक चुनावी मुद्दा बन चुका है। लेकिन इसी के पीछे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस कूड़े के पहाड़ को किसी अलग नजरिए से देखते हैं। हम लोग ऊपर जाता हूँ कूड़ा में, हफ्ते में जाता हूँ, इधर से माल बीन के लेके आता हूँ, ताकि यहाँ गोडाउन है, तो किराया का गोडाउन है, इधर रहता हूँ, उनको किराया देता हूँ। विकास और स्वच्छता के सपने देखते हुए हम अक्सर इस बात को अनदेखा कर देते हैं कि हमारी नजरों से हटकर वही कचरा शहर के बाहरी इलाकों में फेंक दिया जाता है। इन इलाकों में रहने वाले दूसरे राज्यों से आए हुए लोग इस कचरे का निपटारा करते हैं। पिछले 30 से 40 साल से शहर के किनारे बसे हुए ये लोग इसी कूड़े के ढेर से अपना पेट पालते हैं। बढ़िया नजर से देखता है कि जो देखो खा के पेट चलता है उसको बुरा नजर से कोई देखता है, उसको बढ़िया नजर से ही देखते हैं। अक्टूबर की डाउन टू अर्थ पत्रिका के मुताबिक दिल्ली का 50 से 60% कचरा इन 3 बड़े कूड़ा घरों में जाता है, क्योंकि जितना कूड़ा निकलता है उतना ट्रीट नहीं किया जा सकता। कूड़ा घरों के प्रबंधन और शहर की स्वच्छता को लेकर राजनीतिक पार्टियां कई दावे कर रही हैं, मगर कचरा बिनने वाले लोगों को हर चुनावी वादे की तरह इस बार भी भुला दिया गया है। पहले खरीदना नहीं पड़ता था, कोठी से कूड़ा फ्री में मिलता था। अब उन लोगों को काम पे गीला कूड़ा अलग, सूखा कूड़ा अलग करवा रहा। तनख्वाह भी उनको काम देता है, वो तनख्वाह सुपरवाइजर खा जाता है, बिनने वाले से ले लेता है, उन लोगों को देता नहीं है। पहले तो कबाड़ा देता था, अब कर कबाड़ा खरीद रहे हैं। बड़े बड़े कंपनी आ चुका है दिल्ली के अंदर, बहुत गोडाउन वाला है, ऐसे रो रहा है तो क्या होगा। कंपनी वाला अगर कूड़ा ऐसे खरीद लेगा तो ये गरीब कहाँ जाएगा। ये जो हमारा पास 25 आदमी काम करता है, इसको तो छुट्टी देना पड़ेगा। अभी तो बीजेपी सरकार आ रहा, सबको टेंडर देते जा रहे हैं। ये पूरा शहर उस हर चीज जिसको वो नहीं चाहता है, जिसका उसके पास कोई इस्तेमाल नहीं है, उसको कूड़े की तरह एक कूड़ेदान में फेंक देता है। लेकिन क्या यह सवाल सही नहीं है कि यह कूड़ा फिर किसका है, इस कूड़े पर किसका हक है? हाँ, सही मायनों में यह कूड़ा और यह कूड़ेदान तो एमसीडी का है, लेकिन ये लोग जो इतने सालों से इस कूड़ेदान को संभाल रहे हैं, इस कूड़े से जुड़े हुए हैं, जिनकी जीविका इस कूड़े से ही है, उन लोगों की क्या हिस्सेदारी है इस हक में? वो लोग कहाँ जाएंगे? मैं हूँ शुभांगी डेरगवे और मेरे साथ मेरे सहयोगी अली अब्बास नकवी, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और अब एयरपोर्ट पर एंट्री में समय नहीं लगेगा। क्या है ये तकनीक और किस तरह से चंद सेकंडों में ही एंट्री मुमकिन हो पाएगी? परिमल कुमार की रिपोर्ट देखिए। फेस डिटेक्शन मशीन के सामने चेहरा दिखाइए और झट से एयरपोर्ट में एंट्री पाइए। न लाइन और न ही अपनी बारी का इंतजार। सुरक्षा अधिकारी को न बोर्डिंग पास दिखाना है और न ही अपनी कोई पहचान दिखानी है। बस एयरपोर्ट पर लगी मशीन में डीजी ऐप के क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए और एंट्री लीजिए। ये पूर्ण रूप से डिजिटाइज्ड है और आपके आधार डिटेल्स के साथ पूर्ण रूप से सिंक्रोनाइज्ड है। गेट पर सुरक्षा अधिकारी तो होगा, लेकिन आपकी एंट्री में उसका कोई दखल नहीं होगा। बस ऐप को आधार से लिंक करना है, अपनी एक फोटो खींचनी है और बोर्डिंग पास को स्कैन करना है। आज 3 एयरपोर्ट दिल्ली, वाराणसी और बेंगलुरु में इसकी शुरुआत की है। बैंगलोर, वाराणसी एंड दिल्ली। बदलते वक्त में कतार और भीड़ भाड़ से बचाने को लेकर तकनीक का यह सहारा मुसाफिरों के लिए सुविधा की एक नई सौगात है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। मुंबई के खार इलाके से पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।